Hello. Today again I'm with a very special person. He is very senior Congress leader and Chief Minister of Maharashtra. Yes, I'm with Shri Prithviraj Chavan. Mr. Chavan, welcome to my show. थैंक यू। अच्छा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी सीरियस हैं महाराष्ट्र में और 13 तारीख को आपकी एक मीटिंग भी होनी है प्राइम मिनिस्टर के साथ। जो 3 इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, पुणे का एयरपोर्ट है या फिर एलिवेटेड कॉरिडोर है, एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा है वो है नवी मुंबई का एयरपोर्ट। लैंड एक्विजिशन वो एक मेजर इशू बन गया है वहाँ पे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र के लिए जो एक प्रथम क्रमांक का औद्योगिक राज्य है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, देश के लिए भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका समय पर पूरा होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय से जो 1000 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट है उनका रिव्यू लिया जा रहा है जी। महाराष्ट्र के कुछ प्रोजेक्ट की उसका जायज़ा 13 तारीख को लिया जाएगा और प्रधानमंत्री खुद लेंगे। उसमें से एक नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जिसे एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिल चुका है। राइट। कुछ ज़मीन हमको अभी भी अधिग्रहित करनी है जी। ये मुंबई के करीब होने के कारण ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा है जी। तो हमने अब की बार एक नया सूत्र रखा है, नया फॉर्मूला रखा है। वो ये है कि बजाय कि हम कोई कैश कॉम्पेंसेशन देने के बजाय, जो कि एक बार फिक्स हो जाता है और रुपए की कीमत जब इन्फ्लेशन के साथ कम होती रहती है तो उस कैश कॉम्पेंसेशन का उसकी वैल्यू कम होती जाती है, खर्च हो जाता है जी। तो इसलिए हमने 12.5% विकसित जमीन, पहले 10% की बात हो रही है, पहले 12.5% देते ही हैं, ओके, लेकिन अलग 10% और विकसित जमीन हम उन पीएपीज को देंगे जिनसे हम जमीन अधिग्रहित करेंगे जी। अब उस जमीन की कीमत बढ़ती जाएगी और जो जमीन देंगे वो एक अलग हम टाउनशिप बनाएंगे जो जागतिक दर्जे का टाउनशिप होगा, वर्ल्ड क्लास टाउनशिप होगा जी। और उस 22.5% जमीन की कीमत कई ज़्यादा होगी, जो मुआवजा मांगा जा रहा है उससे कई ज़्यादा होंगी। ये हमने लोगों को समझाया है, बताया है। हाँ, कुछ लोग और भी ज़्यादा चाहते हैं ज़मीन, लेकिन ये फॉर्मूला सबने स्वीकार कर लिया है कि ज़मीन के बदले ज़मीन, ना कि कैश कॉम्पेंसेशन। अगर हम कैश कॉम्पेंसेशन देने की बात करें तो शायद प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाएगा। अगर बजट को हम देखें तो जब शुरू हुई थी बात, जब शुरू किया गया था 1998 में, तो 4700 करोड़ के आसपास का बजट था। आज वो 14700 करोड़ से ज़्यादा का बजट बन गया। तो अब ये इस तरह का जो कैश कंपोनेंट है वो अगर आप नहीं देते हैं और ज़मीन विकसित ज़मीन आप देते हैं, आइडिया अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये कब तक होगा, काम कब शुरू होगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने पीएपी से बात की है, पॉलिटिकल लीडरशिप से बात की है और ये फॉर्मूला करीब करीब स्वीकार हो चुका है, लेकिन कुछ पुराने इश्यूज़ हैं। जैसे हमने JNPT में उसी इलाके में ज़मीन ली थी और उसमें भी 12.5% ज़मीन वापस करने की बात थी। कुछ इसमें मुद्दे बचे हैं। कुछ ऐसे गांव हैं, 95 ऐसे गांव हैं जो अभी गांव ही रहे हैं और उसके चारों तरफ जो हमारा नया शहर सिडको ने बनाया है वहाँ अच्छा विकास हुआ है, लेकिन इन गाँव का विकास एक गलत तरीके से हुआ है, अनप्लान्ड तरीके से हुआ है। तो उन 95 विलेजेस का प्रश्न भी हमें हल करना है और लोग चाहते हैं कि सारे जो पुरानी समस्याएं कोई साथ ही में हल हो और हमने पूरी समस्याओं को हमने सुलझाने के लिए योजना बनाई है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो 22.5% का ज़मीन, विकसित ज़मीन देने का जो सूत्र है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा और हम जल्दी से ज़मीन अधिग्रहित कर लेंगे। क्योंकि ज़मीन की बात हो रही है तो अभी आपने एक अर्बन डिपार्टमेंट को ये कहा है कि आपका एक आर्टिकल 27 है पर्टिकुलरली पुणे के लिए, उसको रिविजिट करने की बात हो रही है, उसको रिव्यू करने की बात हो रही है। शायद उसके कारण NCP से आपका संबंध थोड़ा तनाव में भी है, वो क्या है? देखिए, पुणे में एक 27 करके एक सूत्र है, एक डेवलपमेंट रूल में एक प्रावधान है जिसके चलते स्लम को विकसित करने के लिए कोई निजी कोई विकासक कोई ज़मीन लाता है तो वो वहाँ पे स्लम रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ घर बना सकता है। अब उसमें समस्या ये थी कि जो मुंबई में हम जहाँ आपकी ज़मीन बिल्कुल ना के मात्रा में
उपलब्ध है, वहाँ पे जो हम अतिरिक्त FAR देते हैं जी, उससे दुगने से ज़्यादा FAR पूना में दिया गया था। और उसको हमने एक क्वेश्चन मार्क किया कि क्या ये सही है इतने ज़्यादा FAR देना, और इसके लिए कुछ टकराव चला है। लेकिन कुछ विकासक है जिन्होंने पुराने नियमों के अंतर्गत चलते कुछ अपनी स्कीम की अर्जियाँ रखी थी, लेकिन वो उसको अब पुरानी स्कीम से मंजूर करके फिर नए नियम अपनाए जाए, या अभी से जो जिनको मंजूरी नहीं दी गई है उनको अभी से बदला जाए, उसकी चर्चा चल रही है। जल्दी से हम उसमें फैसला कर लेंगे। हाँ, विकासक ज़रूर कई सारे हैं, कई सबके साथ सामने जाते हैं, हमें मिलते हैं, हमारे मित्र पक्ष को मिलते हैं और अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। हम जल्दी से उसमें हल कर लेंगे समस्या जी। इट्स टाइम टू वॉच ए स्पेशल रिपोर्ट ऑन श्री पृथ्वीराज चव्हाण। Prithviraj Chavan was born to politicians Anand Rao alias Daji Sahib Chavan and Premala Kaki Chavan. Daji Sahib was a member of Lok Sabha from the Karad constituency who served as minister in the cabinets of Prime Ministers Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi. Upon Daji Sahib's death, Chavan's mother Premala Kaki contested from her late husband's constituency and served in the same capacity for all consecutive terms till her death in 1991. Chavan graduated in Mechanical Engineering from the Birla Institute of Technology and Science, Pilani, and holds a Master of Science degree from the University of California, Berkeley. Chavan started his political career in 1991 and won the family seat of Karad Lok Sabha constituency thrice in 1991, 1996 and 1998. He was the Minister of State for the Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth Sciences, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Ministry of Parliamentary Affairs and in charge of Prime Minister's office. Earlier, he was also the Minister of State in charge of the Department of Atomic Energy. Bureau Report, Lok Sabha TV. एनसीपी कांग्रेस के रिश्तों के बारे में बात मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और समस्याएं हैं और आपने वो स्वीकार भी किया है। महाराष्ट्र में एजुकेशन के क्षेत्र में जो एजुकेशन की क्वालिटी है, खासकर जो टीचर्स की क्वालिटी है, तो उसको आपने कहा है कि इनको टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो उनकी बहाली होती है, उस नियम है, उसको थोड़ा और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसमें कैसे करेंगे आप? देखिए, हिस्टोरिकली आप देखें कि एक बहुत पहले सरकार ने एक निर्णय लिया था स्वतंत्रता से पहले जी, और वो था कि अंग्रेजी को हटाया जाए और अंग्रेजी की शिक्षा 8वीं क्लास से देने की उसमें बात रखी गई थी उस नीति में। जो मेरी पीढ़ी है उससे प्रभावित हुई थी। हमने अंग्रेजी सीखना शुरू किया 8वीं कक्षा में, और जिससे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हमेशा अंग्रेजी में होता था, हमारी पूरी की पूरी कई सारी पीढ़ियाँ, 1-2 पीढ़ियाँ हम स्पर्धा नहीं कर सके। कोई दिल्ली में आपको नहीं दिखेगा, कोई फौज में कोई दिखेगा नहीं, जनरल कोई है नहीं। और इसके बाद गलती सुधार ली गई, फिर 5वीं तक हुई, और अभी हाल ही में हमने पहली कक्षा से अंग्रेज़ी को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जाहिर है कि शिक्षक जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी शिक्षा अंग्रेज़ी में नहीं हुई है। तो इसके लिए हमने एक तो अंग्रेज़ी को फर्स्ट क्लास से इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि आज अंग्रेज़ी जो है वो विश्व की भाषा है, वाणिज्य की भाषा है, व्यापार की भाषा है। और अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है तो अंग्रेज़ी का आना बहुत आवश्यक है। लेकिन अब टीचर्स नहीं है, तो हमने ब्रिटिश काउंसिल से एक समझौता किया है कि वो हमारे टीचर्स को ट्रेन करें, और फिर कुछ हम ट्रेनर्स तैयार करें जो और ट्रेनर्स को तय करें। एक अच्छा समझौता चल रहा है। लेकिन मुझे स्वयं चिंता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। संख्यात्मक तो हमने काफ़ी जो सर्व शिक्षा अभियान के चलते हमने जो कोशिश की है, करीब 30-35 हज़ार करोड़ हम शिक्षा पे खर्च करते हैं, तो ये तो हमने काफ़ी विस्तार कर लिया। लेकिन अब जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, जो मेरी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री का एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सच्चा रिपोर्ट भी आई थी, सच्चा कमेटी की रिपोर्ट, उसमें कहा गया ये था कि मुस्लिम समुदाय जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में कम है। आपने ये माना भी, और भी हाल में आपने ये बयान भी दिया था। तो वो जो उनका जॉब में रिप्रेजेंटेशन बढ़े, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? कई सारी चीज़ें की हमने। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हमारे ITIs हैं,
वो ITI में हमने सेकंड शिफ्ट शुरू किए, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल या माइनॉरिटी बाहुल जो इलाके हैं वहाँ पे हमने सेकंड शिफ्ट करके उसमें माइनॉरिटीज़ के बच्चों को सेकंड शिफ्ट में बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, सिर्फ कुछ टीचर्स की संख्या बढ़ाकर हमने करीब करीब 45 ITI माइनॉरिटी बाहुल क्षेत्र में किए हैं। 7 के करीब पॉलिटेक्निक हमने ऐसे सेकंड शिफ्ट चला कर किए हैं। साथ ही हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन का एक प्रोग्राम चलाया है, जो कि एक वॉलंटरी है। जिस मदरसे को आपको मॉडर्नाइज करना है, जो मदरसे में जो आज शिक्षा होती है उसके साथ साथ अगर आधुनिक शिक्षा देनी है, अंग्रेज़ी पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है, तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम स्कीम वहाँ पे जाहिर की, जिसका काफ़ी स्वागत हुआ है। माइनॉरिटी बाहुल इलाकों में, पर्टिकुलरली ग्रामीण इलाकों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए अलग से हमने स्कीम चलाई हैं। और हर साल करीब करीब 500-600 बड़े बड़े जो विलेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे हम सुविधाएं करेंगे। और कई सारी जो साइकिल देने की बात हमने चलाई है कि लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दी जाए। हमारा मिड डे मील स्कीम तो अच्छा चल रहा है, उसके चलते बच्चे स्कूल में रह रहे हैं, ड्रॉप आउट परसेंटेज कम हुआ है। तो 15 सूत्री कार्यक्रम उसको एनालाइज करने के लिए हमने भी रहमान कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट आई है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। उसमें जो भी अच्छे सुझाव होंगे उसको हम अपनाएंगे। अभी एक और जो प्रॉब्लम है, एक समस्या ये है कि मुझे समझ में आता नहीं है हो क्या रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर, अब आपके जो गृह मंत्री हैं वो किसी और को चाहते हैं जो नया कमिश्नर बने, आप किसी और को चाहते हैं। इस तरह से गठबंधन को कैसे चलाएंगे आप? देखिए, पुलिस कमिश्नर में कोई हमारा मतभेद नहीं है, टकराव नहीं है। और हाँ, एक ज़रूर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया था 2006 में पुलिस की स्वायत्तता बढ़ाने के लिए, जिसको प्रकाश सिंह जजमेंट के नाम से काफ़ी परिचित है लोगों में। और उसमें ये बात कही थी कि सारे जो तबादले हैं वो एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के माध्यम से, जिसमें DG पुलिस हो और वरिष्ठ अधिकारी हो, वो करें, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो। और जो सिफारिश पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को करें वही के वही सिफारिश से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मान ले, स्वीकार करे। बस कुछ ही अगर बहुत कोई गंभीर समस्या है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को पता है, तो लिखित रूप से उसकी जो सिफारिश है उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन क्वचित, लेकिन मतलब रेयर केसेस। तो ये जो बात हो रही है, पॉलिटिकल क्लास का इसका कुछ अलग मानना है, कैबिनेट में कुछ अलग का मान्यता है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर के लिए अल्टीमेट जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की रहती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की रहती है। तो उनका अगर बिल्कुल ही कोई रोल नहीं रहेगा तो शायद ये व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। प्रॉपर बैलेंस करने की ज़रूरत है, और इसके लिए मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसके चलते किस तरह की व्यवस्था बनाएंगे हम, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का कुछ, पुलिस लीडरशिप का कुछ कहना है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कुछ कहना है। मैंने एक मंत्रियों की एक समिति बनाई थी इसमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कोई टकराव है ऐसी मैं बात नहीं मानता। अगर जब भी वो कोई प्रस्ताव मेरे सामने लाएंगे तो मैं हमेशा उसको स्वीकार करता हूँ। अगर कुछ बातें होंगी, बदलनी होगी, तो हम चर्चा करते हैं। लेकिन मैं अभी भी बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी मेरे पास प्रस्ताव आएगा तो मैं तुरंत उसको स्वीकार करूँगा। नहीं, लेकिन इसका असर जो पड़ रहा है वो महाराष्ट्र पुलिस पे वो थोड़ा अच्छा नहीं पड़ रहा है, नेगेटिव है थोड़ा। मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट का जो मामला कई दिनों से प्रलंबित है, उसको एक अंतिम रूप से एक फाइनलिटी मिलनी चाहिए, कि उससे एक संभ्रमात्मक परिस्थिति पैदा हुई है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करे, पुलिस क्या करे, और उसको समाप्त करना। हमने अपनी बात तो रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या महाराष्ट्र सरकार चाहती है। मैं समझता हूँ कि अगर यूनियन होम मिनिस्ट्री भी उसमें कुछ अगर कुछ डायरेक्शन दें, कुछ नेतृत्व करें, तो सभी, ये हमारी सिर्फ महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, सभी राज्यों की इसमें बात है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसमें ये बात हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एनसीपी के जो गृह मंत्री है, ऐसी कुछ ही, मैं नहीं समझता कोई देश में ऐसा कोई राज्य हो कि जहाँ पे गृह मंत्रालय जो है अलायंस पार्टनर के पास है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में 99 से यही व्यवस्था चल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ऐसे नहीं है। हाँ, एक आम राय बनाने में कई बार समस्या आती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरे पास कोई भी प्रस्ताव गृह मंत्रालय से आता है तो मैं तुरंत उसको स्वीकार करूँगा। Before going further, it's time to go for a very short break. Please stay tuned. क्रिकेट पॉलिटिक्स में आपके जाने की इच्छा हुई है। आपको लगता नहीं है कि ये सीधी शरद पवार के साथ एक
फाइट वाले मोड पे आप जा रहे हैं? जब विलासराव नहीं रहे तो उनकी जो जगह माझगांव क्लब में खाली हुई तो एक प्रस्ताव आया कि विलासराव जी की ये जगह है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जगह है, तो क्यों ना नए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस क्लब का सदस्य बने। आपके जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हम 29 लोकसभा सीट पे लड़ना चाहते हैं और एनसीपी को 19 सीट देंगे। 2009 के जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें सीट एडजस्टमेंट बदल गया। 114 जगह एनसीपी लड़ी और हम 174 जगह लड़े। अगर 6 से आप उसको भाग करें तो उसका रेशियो 19 और 29 आता है। लेफ्ट पार्टी बैठक बुलाती है और ऐसा लगता है कि थर्ड फ्रंट अब बनने वाला है। वहाँ आपके गठबंधन एनसीपी, उनके प्रमुख नेता वहाँ मंच पे बैठते हैं। कि मंच पे बैठना एक अपना विचार प्रकट करने वाली बात है। Welcome back. We are in talks with Chief Minister of Maharashtra, श्री पृथ्वीराज चव्हाण। ब्रेक पर जाने से पहले ये बात हो रही थी एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की। अगर एक व्यक्ति जो अभी अचानक आपके के बारे में काफ़ी अच्छा कह रहे हैं वो हैं गोपीनाथ मुंडे। क्रिकेट पॉलिटिक्स में अब आपके जाने की इच्छा हुई है। आपको लगता नहीं है कि ये सीधी शरद पवार के साथ एक फाइट वाले मोड पे आप जा रहे हैं? ये बिल्कुल गलत इसका इंटरप्रिटेशन किया गया। एक हिस्टोरिकली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्रिकेट की दुनिया में एक संबंध रखते थे। मनोहर जोशी साहब थे, शरद पवार जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, और यहाँ के विलासराव देशमुख भी क्रिकेट में सदस्य बने, एक क्लब के सदस्य बने और बाद में वो एमसीए के अध्यक्ष भी बने। जब विलासराव नहीं रहे तो उनकी जो जगह माझगांव क्लब में खाली हुई तो एक प्रस्ताव आया कि विलासराव जी की ये जगह है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जगह है, तो क्यों ना नए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस क्लब का सदस्य बने। और मैंने विचार करने के बाद, क्योंकि मेरा क्रिकेट से काफ़ी संबंध रहा है, मैं काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, रुचि रखता हूँ, और सभी मेरे ख्याल मेरी जो जनरेशन है उस जनरेशन में ना तो दूरदर्शन था ना टेलीविज़न था, तो कुछ और था, क्रिकेट ही एकमात्र एंटरटेनमेंट का मौका था। सब खेलते थे क्रिकेट। तो मैंने बहुत सोचने के बाद स्वीकार कर लिया एक क्लब का सदस्य होने का, और उस क्लब ने मुझे मनोनीत किया जो एमसीए की मीटिंग्स होती है उसमें एक सदस्य के रूप में मैं जाऊँ। अब ये चुनाव में लड़ूंगा, किसी को चैलेंज करूंगा, उस समय कौन खड़े रहने वाला है, मुंडे साहब इंटरेस्टेड है या शरद पवार जी इंटरेस्टेड है, कुछ पता नहीं था। तो मैंने उस समय भी कहा था कि मैं सिर्फ एक क्लब का मेंबर बना हूँ, जो विलासराव जी मेंबर थे उनकी जगह मैं मेंबर बना हूँ, और उसके बाद ये सब मीडिया की अटकलें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको वहीं छोड़ देना चाहिए। हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सचिन्स 200th टेस्ट मैच, जो हम सभी मिलकर एंजॉय करेंगे। और सचिन ने देश को बहुत दिया है, महाराष्ट्र को बहुत दिया है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट की राजनीति अपनी जगह है, मैं सिर्फ क्रिकेट एंजॉय करना चाहूँगा, और क्रिकेट एक हेल्दी तरीके से ग्रो करे, जिससे कि हमारे ग्रामीण इलाकों के बच्चों को अवसर मिले, जो मिल रहा है आज। तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी क्रिकेट में हैं, लेकिन जब कुछ मैच फिक्सिंग की बातें सामने आती है तो बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। 2009 के इलेक्शन को अगर हम देखें, जब आप और एनसीपी साथ मिलकर लड़े लोकसभा का चुनाव, 26 जगह पे आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, 22 जगह पे एनसीपी ने लड़ा। अब आपके जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हम 29 लोकसभा सीट पे लड़ना चाहते हैं और एनसीपी को 19 सीट्स देंगे। ऐसा क्यों है? इसका तर्क ऐसा है कि हमेशा जब भी लोकसभा का चुनाव होता है उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होता है, और हर चुनाव में पिछले चुनाव का आकलन किया जाता है कि कौन सी जगह कौन जीता था, कौन नहीं जीत सकता था। जो 26-22 सीटों की बात आपने की थी 2009 लोकसभा की, उसमें अगर परफॉर्मेंस देखें तो एनसीपी को 8 सीटें मिली 22 में से। जी, सक्सेस रेशियो उनका 36-37% था, आपका 70% था। तो हमारी जो सीटें थी वो हमारी सीटें 26 में से हम
17 जगह जीते। इसके कारण जो 3-4 महीने के बाद 2009 के जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें सीट एडजस्टमेंट बदल गया। 114 जगह एनसीपी लड़ी और हम 174 जगह लड़े। महाराष्ट्र में एक लोकसभा में 6 विधानसभा होती है, अगर 6 से आप उसको भाग करें तो उसका रेशियो 19 और 29 आता है। ये तर्क शायद कांग्रेस अध्यक्ष हमारे एमपीसीसी के अध्यक्ष ने दिया था कि अगर हमने 29-19 का फॉर्मूला तुरंत 3-4 महीने बाद में हुए विधानसभा में अगर स्वीकार किया था तो शायद वही स्वीकार होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि ये चर्चा की बात है। हमेशा हर चुनाव से पहले एनसीपी की लीडरशिप पर हम लोग बैठते हैं, एक तो आंकड़ा तय करते हैं, उसके बाद आंकड़ा तय होने के बाद सीटों की अदला बदली की चर्चा होती है। अगर कोई परिस्थितियां बदली है, एक आध जगह वो हमसे स्ट्रांग हो गए हैं तो हमारी सीट उनको दी जाए, उनकी सीट हम लें, वो तो चलता रहता है। लेकिन हमारा दोनों का भी उद्देश्य है जो कम्युनल फोर्सेस है उनसे लड़ना, और इसके लिए हम साथ रहेंगे और कम्युनल फोर्सेस से लड़ेंगे। कैसे साथ रहेंगे? कम्युनल फोर्सेस के लिए जब लेफ्ट पार्टी बैठक बुलाती है और ऐसा लगता है कि थर्ड फ्रंट अब बनने वाला है, वहाँ आपके गठबंधन एनसीपी वो उनके प्रमुख नेता वहाँ मंच पे बैठते हैं, ये किस तरह का गठबंधन? देखिए, मंच पे बैठना एक अपना विचार प्रकट करने वाली बात है कि हम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ेंगे और हमारे विचार एक है कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ। लेकिन अगर कोई प्रीपोल अलायंस बने थर्ड फ्रंट का और वो प्रीपोल अलायंस अगर लड़े चुनाव, तब अलग बात है। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। हर एक राज्य में अपना अपना अलायंस बनेगा। उसके बाद जो पोस्ट पोल जो सिचुएशन पैदा होगी, जिस पार्टी का, जो प्रमुख पार्टियां हैं, जिस पार्टी की जो संख्या होगी, जो सरकार बनाने की स्थिति में होगा, उसके साथ कई सारी न्यूट्रल पार्टी जाएंगी। लेकिन एनडीए की बात इसमें यह है कि कुछ लोग, जो कुछ पार्टियां हैं, वो कम्युनल पार्टीज के साथ जाने में उनको कोई हिचक नहीं है। जैसे शिवसेना पार्टी है या अकाली दल है, कुछ लोग हैं। लेकिन और जो लोग हैं जिनका सोशलिस्टिक बैकग्राउंड रहा है, वो अगर वो अपनी जगह जीते भी तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। और विशेषकर अगर मोदी जी उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं जो उन्होंने तय कर चुके हैं, तो उनके साथ कोई जाएगा, ऐसे मैं नहीं समझता। तो मेरा मानना यह है कि एनडीए का बनना, प्रधानमंत्री अगर उम्मीदवार मोदी रहें तो बनना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब आप बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं कि अभी जो यूपीए का गठबंधन है और यूपीए के जो साथी दल हैं वो थर्ड फ्रंट में जाएंगे अगर आपकी जो सीटें हैं उसकी संख्या कम होती है। देखिए, थर्ड फ्रंट की अगर संख्या 272 से ज़्यादा बने, वो इतने अगर आए, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर अगर 270 मिड पॉइंट से कम सीटें मिले तो थर्ड फ्रंट को सरकार बनाने का अवश्य अधिकार है। और ऐसे में एनसीपी चली जाएगी। और उसमें अब जैसे एक बार कांग्रेस भी साथ में गई थी, कांग्रेस ने भी बाहर से थर्ड फ्रंट को सपोर्ट किया था, तो उस समय की क्या परिस्थिति होगी वो कहना मुश्किल है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज, 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी इतनी संख्या कम होगी। मेरा पूरा मानना है कि अभी कुछ एक मोदी जी ने कुछ एक माहौल बनाने की कोशिश जरूर की है, पूरे मार्केटिंग टेक्निक्स लगाए हैं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की उधर से टेक्निक्स लाए हैं और इस चुनाव को प्रेसिडेंशियल चुनाव बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी विल एमर्ज द लार्जेस्ट सिंगल पॉलिटिकल पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी विल लीड द नेक्स्ट गवर्नमेंट यूपीए 3। और अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो बाहर से सपोर्ट, शायद ये भी स्थिति हो सकती है। नहीं, अगर ऐसे बनी को रोकने के लिए, अगर ये जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर कांग्रेस के सीटें कम हो और कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो शक्तियां हैं उनकी सीटें 272 से ज़्यादा बने और वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए और राष्ट्रपति और उनको न्योता दे, तब बातें बनती। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई संभावना की स्थिति में। प्याज का मामला जब आता है तो लोग महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो आपका प्रोडक्शन में शेयर है महाराष्ट्र का वो 40% है। दिल्ली सरकार, उनकी स्थिति प्याज के कारण ऐसा लग रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप ये कहते हैं कि तमिलनाडु के जो ऑफिसर्स हैं वो महाराष्ट्र के मंडी में आकर प्याज की खरीद कर रहे हैं, दिल्ली के ऑफिसर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के कर रहे हैं, दिल्ली के ऑफिसर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आप शिवराज जी को सुझाव क्यों नहीं? जैसे ये मामला दिखाई दिया कि प्याज की कीमतें दिल्ली के मार्केट में 90-100 तक पहुंच गई है, मैंने तुरंत
प्रोफेसर थॉमस और दिल्ली के मुख्यमंत्री से संपर्क किया, स्वयं मैंने बात की और शीला दीक्षित जी से मैंने उनको न्योता दिया कि अब अपने अफसर भेजिए हमारे नासिक मंडी में, लालच का मंडी में, और वहाँ पे आप जिस भी दाम में प्याज वहाँ पे आ रहा है। एक बात तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे कई बातें होती कि होर्डिंग हो रहा है वगैरह, लेकिन मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो महाराष्ट्र में जो अनटाइमली रेन्स आए, जो बारिश हुई, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ और प्याज का क्षेत्र कम हुआ और प्याज की आवक जो होती है जो मंडी में आती है वो कम हुई। लेकिन अगर डेटाज को देखें, जो पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16.6 मिलियन टन उत्पादन हुआ था टोटल, इस बार एक्सपेक्टेड है 16.3 मिलियन टन, तो बहुत कमी तो आई नहीं। लेकिन लास्ट टाइम भी हमारा सूखा था, लास्ट टाइम भी हमारे हालत अच्छी नहीं थी, तो ये एवरेज से कम है, क्षेत्र हमारा कम हुआ है जी। और प्याज की कीमतें जो, अच्छा दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर जो प्याज के किसान हैं उनको लोकल स्टोरेज, अपने खेत में स्टोरेज बनाने के लिए हमने पैसे दिए, ताकि जैसे भी प्याज को ड्राई होता है, प्याज सूखा जाता है, उसकी कीमतें बढ़ती है, तो चाहे किसान को 2 पैसे ज़्यादा मिले, उसको पैनिक सेल ना करना पड़े। इसके लिए वी पेड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टोर अनियन लोकली। अब फार्म पे, अब जिसको हम कांदा चाड़ कहते हैं मराठी में, तो वो बनाने के लिए मैं पैसे दिया एज ए स्ट्रैटेजी टू हेल्प द फार्मर। तो ये कहना है कि सारा कोई व्यापारी ले गया है कोई और उसने होल्ड कर रखा है, कीमतें बढ़ा रहे, वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। हो सकता है कोई छुटपुट घटनाएं हो, लेकिन मैंने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि आप अपने आदमी भेजें। शीला जी ने अपने 3 अफसर भेजें नासिक, उनको हमारे अफसरों ने उनको सारे मंडी में ले गए, दाम दिखाएं। उस समय प्याज की कीमत 35 से लेकर 55 रुपए तक थी, नया प्याज, पुराना प्याज, गुड क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी। और एक दिन उन्होंने वो वहाँ रहे नासिक में, सारी मंडियाँ देखी और फिर हमने कहा कि आप यहाँ से खरीद के लीजिए। 24 घंटे लगते हैं ट्रक को, अगर डायरेक्ट ट्रक जाता है दिल्ली मंडी, और एक ट्रक जो है उसमें से 10-12 टन प्याज आता है, और अगर हम 10-15 ट्रक भेजना शुरू करें तो एक मदद होगी। लेकिन मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं अफसरों ने निर्णय लिया और क्यों नहीं प्याज खरीदा। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्याज उपलब्ध था, अगर नासिक में नहीं होता तो नगर में था, नगर में नहीं था तो पूना में था, हर जगह प्याज है। हमने मुंबई में दाम कम करने के लिए करीब 160 हमने आउटलेट्स बनाए हैं, जिस आउटलेट से प्याज मुंबई में हम कॉलोनी में हम बेच रहे थे, उससे हमने प्राइसेस मुंबई में, पूना में कंट्रोल किया। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में भी प्याज की प्राइसेस शायद कुछ हद तक कंट्रोल हो पाती। तो इसका आपको ये लग रहा है कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, उस वहाँ के ऑफिसर्स जितने एग्रेसिव थे उतने एग्रेसिव दिल्ली के ऑफिसर्स ये मैं नहीं समझता कि दिल्ली की क्या नीतियाँ हैं, क्योंकि सिर्फ देखिए सिर्फ महाराष्ट्र से प्याज आता है ऐसा नहीं है। 40% शेयर है आपका। जी है बड़ा, मध्य प्रदेश से भी आता है, राजस्थान से भी आता है, और अनटाइमली रेन से एरिया पे जो फर्क भी पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक कोई व्यवस्था कोई दिल्ली सरकार बनाती, जो कि हमारी बड़ी मंडी है नासिक की, वहाँ एक अगर इस्टेब्लिश करती कि जहाँ से रेगुलर आज़ादपुर मंडी में माल जाता है, तो ज़रूर प्राइसेस कंट्रोल हो सकती थी। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि किसान को भी सही कीमत मिले और जो है प्याज की कीमतें भी मार्केट में बहुत ना बढ़े, ताकि मिडलमैन का रोल कम हो। इसकी हम कोशिश करेंगे, हमको करते रहना चाहिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम एक्सपोर्ट का है। आप टाइमली एक्सपोर्ट को कर्ब क्यों नहीं किया जाता? जब प्याज लगता है कि उत्पादन कम हो रहा है तो आप एक्सपोर्ट को टाइमली कर्ब कर दें। देखिए मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी पे एक्सपोर्ट बैन करने के। मैं बैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा कर्ब किया। हाँ, उसको आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, उसको कहते हैं टैरिफिकेशन करके आप कीमतें कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा सकते हैं इसको। लेकिन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कि पूरा बंद कर देना, ये बिल्कुल खिलाफ है। ना चीनी, ना मिल्क पाउडर हो या प्याज हो या कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी हो, अगर इंपोर्ट खुला कर दिया तो एक्सपोर्ट भी खुला रहना चाहिए। हाँ, आप ज़रूर टैक्स लगाकर उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि अभी तक प्याज का एक्सपोर्ट बैन करने का निर्णय केंद्र सरकार ने नहीं लिया। Mr. Chief Minister, it was really nice talking to you. Thank you so much. Thank you. In our next episode, we will again come back with a special person. Keep watching Lok Sabha Television.